अपन ने एक लाइन पढ़ी थी कि अर्धपूर्ण व पूर्ण पूरित कक्षकों का स्थायित्व अधिक होता है। तीस तक पढ़ लिया था ना अपन ने। इसका एग्जाम्पल अपन ने ये देखा था, क्रोमियम का परमाणु क्रमांक बताओ कितना होता है? 24, है ना। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन 24 का मतलब 2-4 होना चाहिए था ना, 2-4 होना चाहिए था, लेकिन क्या हो गया था बताओ? एक इसने यहां से ले लिया था, ठीक है। और इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया था बताओ? आर्गन 3d5 4s1। तो ये 3d5 क्यों हुआ? इसका रीजन था आधे भरे हुए कक्षक की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, यानी d5 की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है किससे? d4 से। बोलो सही कि नहीं? ठीक है। और बताता हूं ऐसे एग्जांपल। P में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं टोटल? बोलो। P में? हाँ 6 आते हैं ना। तो बताए P2 और P3 किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी? P3 की। क्यों? आधा भरा है भाई, आधे भरे हुए कक्षक का स्थायित्व ज्यादा होता है, आधा भरा है स्टेबिलिटी ज्यादा। सही है। P5 P6 किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा? P6 की। क्यों? क्योंकि पूर्ण फुल भरा हुआ है। आगे बात समझ में? और चलते हैं आगे। D में कितने आते हैं टोटल? 10 आते हैं। D4 D5 किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा? अर्धपूर्ण पूरित है, ठीक है। D9 D10 किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा? फुल फिल्ड है। बात समझ में आ गई ये चीजें कि आधे भरे हुए और पूरे भरे हुए कक्षक का स्थायित्व ज्यादा होता है। ज्यादा किसका था दोबारा बताएं? पूर्ण भरे हुए आधा और पूरा, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, ठीक है। अगर अपन बात करते देखो कुछ चीजों की, मैं आपको कंपैरिजन बताऊंगा। एक P1, एक P3 और एक P2। 3 कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया मैंने, एक P1 और एक P3 और एक P2। सही है भाई? P1 P2 और P3 3 मेरे पास हैं। तीनों में से बताओ कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? P3 होगा। पता लग गया ना? P3 स्टेबल होगा। अब अपन ये तो चेक करें कि P3 ज्यादा स्टेबल क्यों है, ठीक है। उसका एग्जांपल लेते हैं। देखो ध्यान से समझना बात को। अगर मैं P2 की बात करूं तो P2 की पता है कैसा है? एक घर ये रहा, एक घर ये रहा, एक घर ये रहा। कितने घर है बताओ इसमें? 3 घर है। ये लो कितने घर हैं? 1 2 3। इस घर में भी आदमी रहते हैं, इस घर में भी आदमी रहते हैं, और ये मकान खाली पड़ा है। तो इसमें तो खाली पड़ा, तो ये तो बात ही नहीं करेंगे, इन दोनों की बात करेंगे अपन, ठीक है। अब मान लीजिए हुआ क्या कि इस आदमी के घर में दाल बनी है, तो ये पता क्या करेगा? इसके घर दाल भिजवा देगा। और इसके घर बना है पनीर, तो ये क्या करेगा बेचारा? ये इसके घर पनीर भिजवा देगा। सही है। तो इसने इसके घर क्या भेजी और इसने इसके घर क्या भेजी? एक्सचेंज हो गया ना। अब बताओ ये आदमी कितनी सब्जी के साथ रोटी खाएगा? 2 के साथ। खुद की दाल और इसकी पनीर। ये किसके साथ खाएगा? खुद के पनीर और इसकी दाल। तो ये भी 2 के साथ सब्जी खा रहा है, 2 के साथ रोटी खा रहा है, ये भी 2 के साथ रोटी खा रहा है, 2 सब्जी के साथ रोटी खा रहा है। इस आदमी के घर में दाल बनी, बताओ कितनी सब्जी के साथ रोटी खाएगा? क्यों? कोई अगल बगल में है ही नहीं। सही है कि नहीं? तो ये आदमी रोज एक ही सब्जी के साथ रोटी खाएगा। और ये वाला, तो बताओ कौन सा स्टेबल है? ये वाला आदमी स्टेबल है कि ये वाला है? P1 वाला, P2 वाला? P2 वाला। क्यों? क्यों स्टेबल है बताओ? नहीं वैसे बताओ देसी भाषा में 2 सब्जी के साथ रोटी खाता है तो रोज। सही है कि नहीं? घर में दाल अच्छी नहीं बनी
तो पड़ोसी की भिंडी आ गई, सही है कि नहीं? तो ज्यादा स्टेबल हो गया, ये तो ज्यादा खुश रहेगा इसकी कंपैरिजन में। क्यों? ये तो चटनी बन गई तो चटनी के साथ ही खाएगा, और इसके घर में चटनी बन गई फिर भी ये दूसरी ओर आ जाएगी। तो यहां पर नंबर ऑफ एक्सचेंज एक है, एक घर के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं ये। तो नंबर ऑफ एक्सचेंज कितना हुआ? देखो ये इधर से इधर गई, इधर से इधर गई, इसको बोला जाता है नंबर, एक एक्सचेंज। क्या बोला जाएगा इसको? एक एक्सचेंज। एक एक्सचेंज विनिमय, एक एक्सचेंज है। इसकी बात करें, इसने पता क्या किया? इसके घर भी भिजवा दी और इसके घर भी भिजवा दी, सही है, और इसके वापस भी आ जाएंगी। तो ये इसके साथ भी एक्सचेंज कर सकता है, इसके साथ भी एक्सचेंज कर सकता है, ठीक है। ये किसके साथ करेगा बताओ? ये बीच वाला इसके साथ तो कर लिया, और इसके साथ भी तो कर सकता है, सही है। तो बताओ ये जो आदमी है ये वाला, एक्सचेंज कितने ये बताओ यहां तो पहले? 1 2 3 हुए ना? कितना एक्सचेंज है यहां? 3 एक्सचेंज है भाई, ठीक है, 3 एक्सचेंज है। अब ये जो आदमी है, ये आदमी बताओ कितनी सब्जियों के साथ रोटी खाएगा रोज? 3 के साथ खाएगा। एक तो खुद के घर में बनी है जोई, और एक इन दोनों से भी आ जाएगी, तो ये 3 के साथ खाएगा। ये कितने के साथ खाता है रोज? 1 के साथ। ये और ये, तो बताओ कौन ज्यादा स्टेबल है? 3 वाला, सही है कि नहीं? यानी इसकी थाल में रोज जो ही मतलब कोई आदमी आ गया देखने के लिए, लाया उसके घर चले और गए, वहां पहुंचे, वो आदमी आराम से बैठ के इतनी बड़ी थाल में रोटी खा रहा है। रोटी 1 सब्जी 2 सब्जी 3 सब्जी, आप देखते क्या पता लगाओगे? अब बहुत तगड़ा रईस होगा। रोज कितने, रोज जाओ रोज देखो, क्या देखोगे? रोज 3 सब्जी, तो आप क्या कहोगे? बहुत पैसे वाला है भाई। हमारे घर में तो रोज ही दाल बनती है, रोज ही भिंडी बनती है, और वो आदमी रोज 3 के साथ सब्जी खाता है, रोटी खाता है ना? तो बताओ P3 की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एक्सचेंज सबसे ज्यादा है। तो ध्यान रखना, जिसमें नंबर ऑफ एक्सचेंज ज्यादा होंगे उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। तो P1 P2 और P3 में से बताएं नंबर ऑफ एक्सचेंज किस में ज्यादा है? P3 में, इसलिए P3 की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा भाई। इसमें नंबर ऑफ एक्सचेंज है ही नहीं, इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होगी। आगे बात समझे? स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है? स्थायित्व किस पे डिपेंड करता है? एक्सचेंज की संख्या पर। जितने ज्यादा एक्सचेंज होंगे स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। एक आदमी 6 सब्जियों के साथ रोटी खा रहा है, बताओ उसकी स्टेबिलिटी तो और भी ज्यादा होगी, सही है कि नहीं? ठीक है, वहां नंबर ऑफ एक्सचेंज 6 है। आ रही बात समझ में? तो ऐसे पता लगाएंगे अपन। तो ये तो हो गया अपने पास कि P3 ज्यादा स्टेबल क्यों है P1 से P2 से, सही है ना भाई? आगे आ जाते हैं अपन, एक टॉपिक पढ़ते हैं अपन, नोड भाई। क्या पढ़ते हैं? नोड। अबे नोड होती क्या है वो सुनो। वह स्थान जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना शून्य हो नोड कहलाती है। और नोड की संख्या निकालने का तरीका होगा मेरे पास n-l-1। ये फार्मूला लिख दिया भाई, ठीक है। अब देखो नोड को मैं ऐसे देख रहा हूं, नोड को देखने का तरीका मेरे पास ये है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है भाई तरंग के रूप में, ये जा रहा है, देखो सही है। यहां से चला इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना कम, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बहुत ज्यादा हुई इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना। फिर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना घटती जा रही, घटती जा रही, घटती जा रही, यहां कितनी हो गई? 0। फिर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, मैक्सिमम, फिर घटती जाएगी, घटती जाएगी, घटती जाएगी, घटती जाएगी, 0। ये इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना है। ये मान लो आप, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिकतम 0।
तो जहां पर 0 हो जाएगी ना वो स्थान क्या कहलाएगा, ऊपर देख लें, नोड कहलाएगा। तो ये एरिया नोड है, ये क्या है, नोड। क्या है ये, नोड। समझा गई नोड। तो नोड क्या होती है बताओ, जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना 0 हो, क्या कहलाएगी, नोड कहलाएगी भाई। ठीक है। जैसे सपोज मैं मान लो मैं आपसे ये कहूं कि मैं पी बनाऊं, पी, तो पी आप ऐसे ही तो बनाते हैं, ये नाभिक, ये पी बन गया। ठीक है, ये पी बन गया। अब बताओ इस पी में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना कहां सबसे ज्यादा है, नीचे, बीच में या ऊपर, बोलो। बीच में ज्यादा है ना, या इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना कम, ज्यादा, फिर कम। दोबारा बताओ, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, घटती जा रही है, मैक्सिमम हो गई। अब बताओ 0 हो गई यहां, सही है ना। तो बताओ यहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, मैक्सिमम, या मैक्सिमम हो जाएगी, फिर क्या होती जाएगी, देख लो घटती जा रही है भाई, ये रहा ना ऐसे, ये ग्राफ है, कम ज्यादा कम, तो क्या होती जा रही है बताओ, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, मैक्सिमम, और उसके बाद ये इसमें देखो बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, मैक्सिमम हो गई, फिर क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, और यहां जाकर शून्य हो जाएगी। आगे बात समझ में। तो नोड समझ में आया कि नहीं बताओ, क्या होता है नोड, इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना। ध्यान रखना 1925 के बाद इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना की बात की जाती है, ध्यान रखना। कक्षक होता ही क्या है, कक्षक क्या होता है, जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना 95 से 98% हो, वो कक्षक होगा। आरी बात समझ भाई। कोस n=1 में इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, बोर ने कहा, लेकिन हाइजेनबर्ग ने मना कर दिया कि भाई इलेक्ट्रॉन की स्थिति और वेग एक साथ तू बता ही नहीं सकता। हाइजेनबर्ग ने ये कहा था, नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं। देखो भाई आगे सुनो, क्या निकाल लिया बताओ ना आपने, नोड ना, नोड क्या होता है दोबारा बताओ, ठीक है। अब फार्मूला लिखा पढ़ने, एक क्या लिखा, फार्मूला। फार्मूला क्या था भाई, नोड निकालने का फार्मूला था n-l-1। सबसे पहले मैं लिखता हूं 1s का, इधर लिख देता हूं SPDF, L की वैल्यू 0 1 2 3। यहां बताओ भाई n बराबर ये रहा 1, L बराबर 0। फार्मूला लगाओ n-l-1, बोलो 1 -0 -1 0। 1s में नोड कितनी, 0 भाई। 2s n बराबर 2, L बराबर 0, n-l-1, 2 माइनस 0 माइनस कितनी आ जाएगी, ठीक है। नोड निकालना आ गया। एक और निकाल लो फार्मूला, सपोज 2p n l 1, n-l-1, 2 माइनस 0, d n इक्वल, ये लिखा हुआ भाई 6, L D के लिए इधर से देख लो 2, n-l-1, 6 माइनस 2 माइनस 1, सही है। क्या निकालना आ गया बताओ आपको, नोड निकालना आ गया, यानी आप वो एरिया बता सकते हैं जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना 0, ठीक है। आप P की बात करें तो P आप कैसे लिखते हैं, 2p 3p 4p 5p 6p। तो ये 2p क्या होता है, 3p क्या होता है, 4p क्या होता है ना, इनको बता रहा हूं, ध्यान दे। ये नाभिक,
ये लो भाई, ये है 2p। क्या ये 2p? 2p के बाद क्या आएगा? s की बात नहीं कर रहे हैं, केवल मैं प्योर p की बात कर रहा हूं। 2p के बाद बोलो, ये 2p हो गया, ये 3p हो गया, ये 4p हो गया। ठीक है, अब आप मेरे को ये बताओ, मान लो मैं नाभिक से चलूं, न्यूक्लियस से, और न्यूक्लियस से मैं चलता हुआ 4p तक पहुंचूं, तो मेरे को रास्ते में कितने एरिए ऐसे मिलेंगे जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना 0 होगी? नाभिक से लेकर 2p यहां तक पहुंचना आपको, यहां तक बोलो। एक तो ये रहा भाई, पूरा रेगिस्तान पड़ा है, नोड। एक ये रहा नोड, तो कितनी नोड आई? 2 आई ना। न्यूक्लियस से चला मैं, बताओ इलेक्ट्रॉन है या नहीं है? अब बताओ, अब बताओ, है? अब बताओ, अब है। सही है नहीं? तो कितने एरिया मिले जहां इलेक्ट्रॉन नहीं थे? 2 नोड आएंगी किसके लिए? 4p के लिए। निकाल के देखें, 4p के लिए मैं नोड निकाल रहा हूं। n बराबर 4, l बराबर 1, n माइनस l माइनस 1, 4 माइनस 1 माइनस 1। देख लो 2 नोड है। सही है। किसके लिए निकालो? मैं 3p के लिए, 3p के लिए निकालो भाई। पहले तो वैसे देख के बताओ कितनी जगह आएंगी? एक जगह आएगी ना। आप यहां से चलोगे भाई, न्यूक्लियस से चलोगे यहां तक, एक जगह आएगी ये। ठीक है, तो किसके लिए निकाल के बताओ? 3p। n बराबर 3, l बराबर 1, n माइनस l माइनस 1, 3 माइनस 1 माइनस 1, 1 आ गई। 2p यहीं तक है, बस यहां तक। तो यहां से और यहां तक के बीच में कोई एरिया है क्या? नोड 0। किस पे? 2p में नोड 0। निकाल के देख लो। n बराबर 2, l बराबर 1, n माइनस l माइनस 1, 2 माइनस 1 माइनस 1। बताओ, p उपकोष में आपको नोड निकालना आ गया कि नहीं? फार्मूले से तो निकालना आ ही गया। फार्मूले से तो किसी का भी निकाल लो। मैं जैसे मान लो मैं 10p का निकालूं, 10p का आराम से आप निकाल सकते हो। n बराबर बोलो 10, l बोलो 1, n माइनस l माइनस 1, 10 माइनस बोलो 8। यहां भी बता दिया मैंने कि वास्तव में होता कैसा है। ये ऐसे होते हैं भाई। पहले यहां से लेकर यहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना होती है भाई। आप इसको बोल देते हैं क्या? क्या बोल देते हैं इसको? 2p। फिर खाली जगह आ जाएगी, फिर इलेक्ट्रॉन होंगे, इसको क्या बोल दोगे आप? 3p। ये 3p है। क्या ये 3p है? फिर इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाएंगे, फिर कौन आ जाएगा बताओ? फिर 4p आ जाएगा। ये लो, 2 जगह हैं। 4p के लिए 2 आ जाएंगी, 3p के लिए 1 आ जाएगी, 2p के लिए नहीं है। p में नोड बदलना आ गया ना भाई। p की बात किसकी बात कर दूं? चलो मैं s की। ठीक है, s बना रहा हूं, ध्यान दें। ये s, ये 1s है। क्या है बताओ? 1s है। क्या कहीं इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना 0 है क्या? नहीं है। ये 1s। इसके बाद क्या आएगा बताओ? 2s आएगा। ये रहा 2s। ये 2s लो।
कौन आ गया बताओ ये 2s। 2s के बाद बोलो 3s, इसके बाद बोलो 4s, ठीक है। सबके नाम लिख देता हूं देखो मैं। ये तो क्या था 1s, 1s, ये बोलो 2s, ये 3s, और ये। 4s, तो आप इस नाभिक से लेकर के 4s तक चल के आओ, नाभिक से लेकर 4s तक चल के आओ। यहां से चलना स्टार्ट किया मैंने, बताओ भाई यहां तक पहुंच गया मैं। कितने एरिया थे जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी 0 थी? 3, कहां 3? 1 2 3, सही है ना। तो 4s के लिए निकाल लेना। 4s के लिए बताओ कितनी आई नोड? 3 नोड आई, क्लियर ना भाई। 3s के लिए बताओ 2 आएंगी, इसके लिए 2 नोड आएंगी, इसके लिए बताओ 1 नोड आएगी, इसके लिए बताओ 0 नोड आएगी। निकालना आ गया कि नहीं बताओ भाई? ठीक है। एस के लिए ये एरिया वो है जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना 0 होती है, और इसको मैं पता है क्या बोलूंगा? इसको बोलूंगा भाई, इसको बोलूंगा मैं नोडीय पृष्ठ। नया नाम आ गया नोडीय पृष्ठ, या फिर इसको आप नोडीय सतह भी बोल सकते हैं। नोड को नोडीय पृष्ठ बोला जाएगा, नोड को नोडीय पृष्ठ बोला जाएगा कब? जब एस की बात करूं। नोड भी बोल सकते हैं, नोड लिख दिया मैंने देखो, लेकिन इस नोड को एक स्पेशल नाम दिया जाएगा, क्या? तुम स्टूडेंट हो, लेकिन स्पेशल नाम क्या दे दिया गया? साइंस के स्टूडेंट, सही है कि नहीं? ऐसे ही नोड जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी 0 हो, लेकिन इसको आप एस के लिए स्पेशल क्या नाम दे दो? नोडीय पृष्ठ नाम दे दो, ठीक है। तो नोडीय पृष्ठ निकालने का एक फार्मूला और मेरे पास है, n-1 निकाल लो चाहे, अब देखो। लेकिन n-1 क्या निकालने का फार्मूला है? ओनली नोडीय पृष्ठ निकालने का फार्मूला, ध्यान रखना, नोड निकालने का नहीं है। नोड निकालने का तो n-l-1 होगा। फिर ये क्या निकालने का है? नोडीय पृष्ठ, नोडीय पृष्ठ निकालने का फार्मूला। अब 4s पे लागू कर दो, देखो लगाओ। n बराबर कितना है यहां? 4 - 1 3 आ गई। यहां n कितना है? 3 - 1 2 आ गई। n कितना है? 2 - 1 1 आ गया। n कितना है? 1 - 1 0 आ गया। सही है कि नहीं? समझ में आ गई बात? ठीक है भाई, s का बता दिया, p का बता दिया, फार्मूले से निकाल। डी और बाकी और जो स्ट्रक्चर है थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है ना, हालांकि कोई दिक्कत नहीं, उनका भी निकाल सकते हैं सही अपन ना। दो चीज, एक तो मान लो एक मैं लिख दूं क्या भाई, एक 4D लिख दूं, एक 3D लिख दूं, एक 3P लिख दूं, एक 6P लिख दूं, और पहले तो बताऊंगा कि भाई आप इनकी नोड निकालो। नोड निकालने का फार्मूला सही है कि नहीं? SPTF, सही ढंग से लिख देता हूं, SPTF 0 1 3। बोलो भाई, 4 माइनस 2 माइनस, बोलो कितनी आएगी? सही है? यहां बोलो 3 है ना, गलत लिख दिया ना ये, बोलो 0 आएगी। 4 क्या निकालना आ गया? नोट निकालना आ गया।
नोडीय सतह निकाल लें या नोडीय पृष्ठ निकाल लें। 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s। या तो आप n-1 से निकाल लें या n-l-1 से निकाल लो, कोई से निकाल लो, बात एक ही है। n-1 से निकालो, 1 - 1 2 - 1 3 - 1 4 - 1 पहले n लिख दो सबका, पहले n लिख दो। देखो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 माइनस l की वैल्यू कितनी है इसके लिए, 0 माइनस का 1। अब बोल दो 0 1 2 3 4 5 6। क्या निकालना गया बताओ। नोडीय सतह ठीक है, नोडीय सतह निकालो, नोडीय पृष्ठ निकाल लो। लेकिन ये ओनली किस पर लागू होगा बताओ, 1s एस पर ओनली। और पी की बात करने लग गया तो मैं, वो नोड होगी ओनली। पी की बात करूं, डी की बात करूं तो वो नोड होंगी, ध्यान रखना। और उसके लिए फार्मूला लगेगा n-l-1। ठीक है, यहां तक आएगी समझ बात। एक बार टाइम देखना कितना हो गया इसमें, नहीं तो फिर मैं आगे बच रहा था आगे, चलो नहीं तो 27 हो गया ना। ठीक है, रहने तो नहीं हो पाएगा आगे टॉपिक। ठीक है भाई, कल देखेंगे बाकी का और।